नमस्कार, आप सभी का DCIS पर स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया इच्छा मृत्यु का फैसला देश के सभी अखबारों का सुर्खियां बना हुआ है। साथियों, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का फैसला दिया है और ये फैसला साथियों हरीश राणा के केस में दिया है, जो पिछले 13 वर्षों से कोमा के अवस्था में है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के चौथे मंजिल से गिर गए थे, जहां गिरने के बाद इनका बॉडी काम करना बंद कर देता है और तब से ये कोमा में चले जाते हैं और पिछले 13 वर्षों से ये कोमा में पड़े हुए हैं। इनके माता पिता तथा इनके परिवारजन ने अब इनके दोबारा कोमा से बाहर आने की उम्मीद खत्म कर दी है। साथ ही जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी इस ओर इशारा करती है कि शायद हरीश राणा अब कभी भी कोमा से बाहर न आए। इस आधार पर उनके माता पिता तथा उनके परिवारजन सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अधिकार मिले। साथियों, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन हरीश राणा पैसिव यूथेनेशिया केस, यानी जो उनका लाइफ सपोर्ट है, जिस आधार पर वो जिंदा है कोमा में भी, जहां से उनको भोजन मिलता है कृत्रिम आधार पर, क्योंकि खा नहीं पी सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोमा की स्थिति में है पिछले 13 सालों से। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनकी लाइफ सपोर्ट को आप हटा दीजिए, यानी इन्हें किसी प्रकार का इंजेक्शन वगैरह देके मत मारिए। जिस प्रक्रिया से ये जिंदा है, यानी जहां से इनको पोषण की स्थिति मिलती है, उस पोषण प्रक्रिया को, लाइफ सपोर्ट प्रक्रिया को आप हटा दीजिए और इस आधार पर धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। साथियों, आपके सामने द हिंदू की भी न्यूज है और चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि पिछले 13 सालों से ये पैसिव यूथेनेशिया की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 13 सालों से ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PVS में पड़े हुए हैं और जहां कृत्रिम पोषण इनको मिल रहा था। अब इस कृत्रिम पोषण को हटाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। साथियों, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KB विश्वनाथन ने ये निर्णय दिया है और ये कहा है कि इनकी जीवन रक्षक जो प्रणाली है, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, उसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। और अपने फैसले में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए एम्स तथा दिल्ली के विशेषज्ञों की निगरानी में मानवीय तरीके से संपन्न करने को कहा गया है। कोर्ट ने व्याख्या में कहा कि जब किसी का जो मस्तिष्क है वो मृत्यु हो जाए, लगभग मृत्यु के बराबर हो जाए और सुधार होने की जीवन पर संभावना हो, तब मशीनों के सहारे किसी को मशीनों पर रखना ये क्रूरता के समान माना जाता है या क्रूरता के समान होता है। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है। अब इसके हम संवैधानिक तथा कानूनी पहलू को समझते हैं। साथियों, आर्टिकल 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल किया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी को शामिल किया था। और अब आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है। साथियों, 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। जब ऐसा होता क्या है कि व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। यदि व्यक्ति उस अवस्था में आ जाए कि वो जीवन भर अब कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तब परिवार की सहमति के आधार पर उसको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। दूसरा है पेरेंट्स पैट्रिया सिद्धांत, यानी जब राज्य अभिभावक की भूमिका निभाते हुए मरीज के संबंध में निर्णय ले कि उसके हित में क्या है। आखिर किसी को इतनी पीड़ा मिलती हो और जीवन भर वो पीड़ा में रहे और वो पीड़ा किसी मृत्यु से भी ज्यादा कठिन हो,
तो मृत्यु ही सर्वोत्तम उपाय होता है। साथियों, अब इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं 1990 की। 1990 में साथियों आईपीसी की धारा 309 के तहत अगर कोई व्यक्ति मरने की प्रयास करता है तो वो आत्महत्या में कंसीडर किया जाता है और आत्महत्या जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा मानना था कि जीवन बहुत ही पवित्र होता है और इसको समाप्त करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। लेकिन साथियों 1994 में उच्चतम न्यायालय में एक केस पहुंचता है, पी रथी नाम बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यहाँ पर माना कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है और वहां पर जो आईपीसी की धारा 309 है आत्महत्या का प्रयास, इस स्थिति में वैसा नहीं कि कोई कभी भी मर जाए, इस स्थिति में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में 1996 में एक और मामला आता है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। वहां पर अपने ही फैसले को उच्चतम न्यायालय क्या होता है, पलट देता है। अब कहता है कि 21 में केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, मृत्यु का नहीं है। कि मृत्यु क्या है, अप्राकृतिक मृत्यु होती है, यह आत्महत्या के समान माना जाएगा। बाद में साथियों 2011 में एक और मामला पहुंचता है, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग केस। एक महिला होती है अरोड़ा शानबाग जो 42 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में होती हैं। उनकी एक मित्र होती है पिंकी भिरानी। वो सर्वोच्च न्यायालय में मांग करते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनको इच्छा मृत्यु दिया जाए, यानी पैसिव एथुनेशिया। और वहां पर पहली बार पैसिव एथुनेशिया जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आता है। और वहां पर कोर्ट क्या होता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव एथुनेशिया की सैद्धांतिक मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हाई कोर्ट की अनुमति से जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जा सकती है। उसने कहा कि हाई कोर्ट की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि पहली बार इन्होंने इसमें जो इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, उसकी बात सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में की। बाद में साथियों 2018 में कॉमन कॉज भारत संघ एक केस और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है कि गरिमा के साथ मरना यह भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है। यहाँ पर लिविंग बिल की बात की जाती है। कोर्ट कहता है कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग बिल को कानूनी मान्यता दी जाती है, जिसमें व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए यह लिख सकता है कि लाइलाज स्थिति में मशीनों पर न रखा जाए। हालांकि साथियों इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। ये क्या है, इसमें डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर मरीज को ऐसी कोई दवा दे दे, जहर दे दे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, तत्काल मृत्यु हो जाए। इस प्रकार की मृत्यु भारत में पूरी तरीके से बैन है और ये अवैध मानी जाती है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये दोषपूर्ण मानववध या हत्या के समान माना जाएगा। दूसरा जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव एथुनेशिया, जिसकी इजाजत अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, ये जो है वैध है, लेकिन ये भी केवल रेयर केस में है। इसमें मरीज को मरने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बस जिसके सहारे वो जीवित रहता है उसी लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है साथियों, यानी वेंटिलेटर को बंद कर दिया जाता है। भारत में यह कानूनी रूप से वैध है। 2011 में जैसे मैंने बताया कि अरोड़ा शानबाग केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता दे दी थी और 2018 में कॉमन कॉज में इसे मौलिक अधिकार का हिस्सा माना था। साथियों अब बात करते हैं कि आखिर किसी को ऐसे तो दे नहीं सकता सर्वोच्च न्यायालय या कोर्ट। पहले इसमें था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका होती थी, फिर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका को हटा दिया गया है, थोड़ा सरल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी गाइडलाइन में कि अस्पताल में एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगा जो मरीज की स्थिति को देखेगा। दूसरा स्टेज ये है कि प्राइमरी बोर्ड अगर सहमत हो जाता है तो एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसमें जिला कलेक्टर होता था। उसके बाद तीसरा ऐसा स्टेप होगा जहां पर बोर्ड सहमत हो जाए कि अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जीवन रक्षक प्रणाली है वो हटा दी जाएगी, जिसके बाद वो धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही है आपकी निष्क्रिय इच्छा
मृत्यु। साथियों, किस प्रकार के सवाल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं? तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान करना न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। हालिया हरियाणा मामला 2026 कॉमन कॉज फैसले के संदर्भ में इस कथन का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस विषय पर एक व्यापक विधायी कानून बनाने की आवश्यकता है? ये आप 250 शब्दों में लिखना। इसके अलावा 2 और हम प्रश्न बनाए हैं कि जो लिविंग बिल की बात की गई है उस पर आप चर्चा कीजिए कि इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और इसके दुरुपयोग की कितनी संभावना है। साथियों, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और यदि आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।